हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को इस सेशन में वेरी वार्म वेलकम, जो कि हम बजट 2022 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ और भी पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो आज सुबह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बजट प्रेजेंट किया था, बजट 2022, जिसके बारे में आप सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज एन अकाउंट स्टूडेंट, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि बजट के प्रोविजन से आप थोरो हों और आपको इसके बारे में जानकारी भी हो, और ऐसी चीज है जो आप ऑलरेडी काफी कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स शायद हमारी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बजट 2022 ये प्रेजेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और ये बजट क्या होता है, बजट कब आता है, क्यों आता है, वो सारे डिस्कशन हमारे होने वाले हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेशन में, उस सेशन की एप्लीकेबिलिटी। ओके, तो आप सबको मेरी स्क्रीन देख पा रही होगी। तो बजट के ऊपर हमारा डिस्कशन है। देखिए, सबसे पहली बात, ये सेशन में हम तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बजट क्या होता है, क्यों आता है, फिर इस बजट से इनकम टैक्स में क्या चेंजेस है, और इस बजट से जीएसटी में क्या चेंजेस है। ये तीन चीजें हमें मेनली डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले कुछ पार्टिसिपेंट्स के मेरे पास डाउट भी आ रहे थे कि सर वो वॉइस का इशू है या ऐसा कुछ। तो अब आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, मुझे लगता है। सबसे पहले बजट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो इस समय हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो है बजट 2022। ये आया है 1 फरवरी 2022 को। अब ये जो बजट एप्लीकेबल होगा, ये होगा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो इनकम आप अर्न करेंगे उसके ऊपर। यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो आपकी अर्निंग होगी, उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, क्या रेट ऑफ टैक्स होंगे, वो ये बजट 2022 बताएगा। इसका मतलब इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 के दौरान ये शुरू हो जाएगा आपका कब से? 1 अप्रैल 22, यानी लगभग 2 महीने बाद से। और कब तक चलेगा? 31 मार्च 23। तो 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक का ये फाइनेंशियल ईयर रहेगा। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये बजट 2022 में बताई गई चीजें एप्लीकेबल होंगी। और एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए भी एप्लीकेबल ये है। कैसे? आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन, यानी टैक्स का कैलकुलेशन, हम फॉलो करते हैं असेसमेंट ईयर में। तो ये बजट 22
इस साल की इनकम और इस साल की टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पर हमारे काम आएगा। हम इस समय अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो इस समय चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 21-22, इस साल जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं उसमें हमारे ऊपर टैक्स किस बजट के हिसाब से लग रहा होगा? ये लग रहा है बजट 21 के हिसाब से। ये टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है बजट 2021 के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने समझा कि बजट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी बजट ये कब के लिए है। तो आप सभी समझ लीजिए बजट फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी जो अब साल शुरू होने वाला है उस साल के लिए है। और असेसमेंट ईयर 23-24 में जाके जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो रेट्स हम फॉलो करेंगे ये वाली। अब इसका हम फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। देखिए बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो अपनी बजट की स्पीच देते हैं। ये जो उनकी स्पीच है ये लगभग 11 बजे शुरू हो जाती है और 11 से उम्मीद की जाती है 1.5 से 2 घंटे की उनकी स्पीच रहेगी। इस बार के बजट में जो स्पीच का टाइमिंग था वो बहुत ज्यादा नहीं था। वो इससे पहले जो उन्होंने बजट्स प्रेजेंट किए थे निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो उनसे छोटा था और अब तक का उनका शॉर्टेस्ट बजट था। इस बजट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हम बात करते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर हमें बताते हैं कि बजट एलोकेशन कहाँ कितना हो रहा है। बजट एलोकेशन का मतलब कि इस साल यानी आने वाले साल में कितना पैसा कौन सी मिनिस्ट्री को दिया जा रहा है, कितना पैसा कौन सी खर्चों के लिए दिया जा रहा है। जैसे आगरा में अगर मेट्रो बननी है तो उस मेट्रो के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है वो इस बजट से हमें पता चलेगा। हमारे आईआईएम सेटअप हो रहे हैं, हमारे यहाँ आईआईटी सेटअप हो रहे हैं, किसके लिए कितना खर्चा किया जा रहा है वो सारा ये पार्ट ए में गवर्नमेंट बताती है। तो पार्ट ए में दो तीन मुख्य चीजें जो गवर्नमेंट ने बताई। एक तो डिजिटल रुपी के बारे में बात हुई थी कि गवर्नमेंट जो है डिजिटल रुपी स्टार्ट करेगी जो कि आरबीआई इशू करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री अ, गति शक्ति की हमने उन्होंने बात की कि एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं वो। डिफेंस का बजट बहुत बढ़ रहा है और इसके अलावा पिछले साल से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है काफी। तो ये सारी बातें उन्होंने पार्ट ए में की। हमारे लिए काम का होता है पार्ट बी। हमारा ध्यान होता है पार्ट बी के ऊपर जिसके अंदर वो बात करते हैं टैक्स प्रपोजल्स की। टैक्स प्रपोजल्स का मतलब आने वाले साल में यानी ट्वेंटी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लोगों की कमाई पर टैक्स किस रेट से लगेगा। तो वो बात होती है पार्ट बी के अंदर। हमारा मेन कंसर्न पार्ट बी के हिसाब से होता है। तो आपने इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी और फॉर्मेट समझा। तो बजट स्पीच जो होती है लगभग 38 पेजेस की ये स्पीच है जो गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने स्पीच दी। लगभग 38 पेजेस की ये स्पीच थी। और इस स्पीच के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। पार्ट ए में उन्होंने बजट एलोकेशन की बात की, पार्ट बी में उन्होंने टैक्स प्रपोजल्स की बात की। अब हम चलते हैं इस बजट में चेंजेस क्या हुए हैं मेन इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स में जो सबसे पहली चीज जो आपको जान लेनी है वो ये है कि इनकम टैक्स की रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। यानी जो इनकम टैक्स की रेट्स पहले से चली आ रही थी वही कंटिन्यू होंगी। इस साल हमारे लिए कोई नई रेट इनकम टैक्स में नहीं है। यानी अभी भी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इस साल में भी है 2.5 लाख रुपए।
नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख, और सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 के अबव उनके लिए 5 लाख रुपए। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अभी भी 2.5 लाख रुपए है, यानी 2.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम किसी की भी है इस साल के दौरान, तो उन्हें इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। और रिबेट जो मिलेगा वो अभी भी 5 लाख की इनकम तक पूरा 12,500 का रिबेट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब भी आपकी 5 लाख की इनकम तक आपको नो टैक्स, टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, पर आईटीआर जमा जरूर करना पड़ेगा। तो बेसिक रेट्स में, टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा जो हमारे 80C की लिमिट्स हैं जिसके बारे में बात की जा रही थी और बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बहुत स्पेकुलेशन था कि शायद सर 80C की लिमिट बढ़ा सकते हैं, 80C की लिमिट्स में कोई चेंजेस नहीं है। यानी अभी भी 80C में आ, वही अमाउंट 1.5 लाख रुपए का अलाउड है। 80C में 1.5 लाख रुपए का ही अमाउंट अब भी अलाउड है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए बात की जा रही थी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के केस में 50,000 से बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया गया, अभी भी सेम है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर ये सब चीजें नहीं बदली हैं तो बदला क्या है। देखिए, नॉर्मल जो एक्सपेक्टेशन रहती है हमेशा हर बजट से, वो ये रहती है कि टैक्स में छूट मिलेगी। हर किसी को बजट से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि टैक्स में ज्यादा से ज्यादा छूट मिले। हालांकि इस बार जो है छूट ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल और आपको दूसरे तरीके के फायदे हैं। कैसे फायदे हैं उनकी बात कर लेते हैं जरा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे थे, ये आपने अपडेटेड आईटीआर के बारे में अगर बजट की स्पीच फॉलो की तो आपने जरूर सुना होगा। इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले अपडेटेड आईटीआर क्या होते हैं। देखिए, हम अगर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको हम 4 सेक्शंस के अंदर फाइल कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय आपने सीखा होगा कि इनकम टैक्स के रिटर्न्स हम 4 सेक्शन के अंदर फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 139(1), सेक्शन 139(4), सेक्शन 139(5) और सेक्शन 119(2)(b). 139(1) ये होता है ओरिजिनल। इस साल अगर आपने 31 दिसंबर तक फाइल कर दिया था तो आपका ओरिजिनल रिटर्न था, आप पे इसमें कोई पेनल्टी वगैरह भी नहीं थी। 139(4) होता था बिलेटेड। बिलेटेड रिटर्न यानी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के बीच में आप इस रिटर्न को कभी भी फाइल करेंगे तो बिलेटेड रिटर्न कहा जाएगा। इसमें पेनल्टी, लेट फीस आपके ऊपर लग सकती लगेगी। 139(5) ये रिवाइज्ड का हो सकता था। रिवाइज का मतलब आपने एक बार रिटर्न फाइल कर दिया, उसमें आपको लगा कि कुछ चेंजेस हैं, आपको बदलाव करना है, तो आप 139(5) में फाइल कर सकते। तो ओवरऑल आपके लिए लास्ट डेट अभी तक के लिए होती थी 31 मार्च। ये अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो उसके लिए लास्ट डेट आपकी फाइलिंग की होती है 31 मार्च 2022। यानी इसका असेसमेंट ईयर 21-22 की लास्ट डेट। फिर हमने आपको बताया था कि बहुत ही रेयर केस में कभी गवर्नमेंट, अगर आपको लगे कि भाई आपका बहुत जेन्युइन केस था जिसकी वजह से आपको आपके द्वारा आईटीआर फाइल नहीं किया गया, आप कमिश्नर साहब को एक लेटर लिख सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब आप हमारी ये जो आईटीआर फाइलिंग नहीं हो पाई है इसको माफ करते हुए हमें दोबारा समय दीजिए आईटीआर फाइल करने का। तो उसको कहा जाता था कंडोनेशन ऑफ डिले। तो वो बहुत ही रेयर केस में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में सेक्शन 119(2)(b) यानी कंडोनेशन ऑफ डिले, इसके तहत आप फाइल कर सकते। तो ये तो अभी तक की सिचुएशन। अब इसके आगे की करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। अब क्या कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि कई बार ऐसा होता है कि आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया और बाद में जाके कभी आपको पता चला कि कोई आपकी ऐसी इनकम थी जिसको आपने शो नहीं किया, यानी आपका टैक्स बनता था फिर भी आपने या तो टैक्स पे नहीं किया या कम पे किया।
मैं दोबारा उस चीज को रिपीट करता हूँ। आपने रिटर्न फाइल कर दिया, चाहे वो इन चारों में से किसी भी सेक्शन में किया, बाद में जाके रिटर्न फाइल करने के बाद आपकी डेट निकल गई 31 मार्च 2022 की डेट निकल गई, तो आप रिवाइज नहीं कर सकते। आपको ध्यान आता है कि मैंने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जब फाइल किया तो उसमें कोई एक ऐसी इनकम थी जिसको मैं शो करना भूल गया, यानी जो मैंने टैक्स पे किया वो मैंने कम पे किया, या फिर मुझे पे करना था मैंने पे नहीं किया, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन हो गया। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन निकाला है, सेक्शन 139(8) ए, जिस सेक्शन के तहत आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं 2 साल बाद भी। 2 साल बाद यानी 31 मार्च 2024 तक आप फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिटर्न फाइल कर सकते। कोई लेट फीस नहीं होगी। केवल इसमें क्या होगा, एक कंडीशन है कि ये वाला आईटीआर आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही हो। यानी आप इस आईटीआर को तब फाइल नहीं कर सकते जब आपका या तो टैक्स कम हो रहा हो या रिफंड आप ले रहे हो एक्स्ट्रा। तो 139(8) ए का अपडेटेड आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है। ये उन लोगों के लिए है जो अपना आईटीआर या तो फाइल नहीं कर पाए, या फाइल किया तो उन्होंने उसमें इनकम कम दिखाई और अब टाइम निकल गया, असेसमेंट ईयर खत्म हो गया। तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ये अपडेटेड आईटीआर का सेक्शन 139(8) ए ये गवर्नमेंट ने आपको दिया है। चलिए, ये एक चेंज हुआ है। इसके अलावा दूसरा चेंज क्या हुआ है, ये बहुत सारी बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स को लेकर @30%। वर्चुअल डिजिटल असेट्स, इसके कई मतलब हैं, लेकिन आप लोग जो इसका कॉमन मतलब निकाल रही हैं वो निकाल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। अब आजकल क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग बहुत कॉमन बात हो गई है, बिटकॉइंस, इथोथर्म्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हो गए। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप डील करते हैं, सबसे पहली बात कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में अभी भी लीगल टेंडर नहीं माना गया। लीगल टेंडर ना होने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी को आप कभी भी, यानी पेमेंट करना है कहीं आपको, तो बिटकॉइन इज नॉट एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में अभी लीगैलिटी उस तरीके से एज अ लीगल टेंडर नहीं माना गया कि जैसे 1,500 का या 2,000 का नोट चलता है, चेक चलता है, डिमांड ड्राफ्ट चलता है, ऐसी क्रिप्टो करेंसी फिलहाल नहीं चलती। लेकिन अगर आपने क्रिप्टो करेंसी सेल की है, आपके पास है, आपने किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दी, तो उससे जो भी आपको इनकम हुई है उस पर आपको 30% का फ्लैट रेट पर टैक्स देना है। इसमें आपको जो भी कैपिटल गेन होगा, जो भी कैपिटल गेन होगा उसको 30% पर सरकार टैक्स करेगी। ये इस बजट से सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी इस बार दी है। आगे बढ़ते हुए और जो इसमें चेंजेस हुए हैं वो एक है अमाउंट रिसीव्ड बाय टैक्स पेयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, इस साल सरकार से बहुत उम्मीद की जा रही थी कि क्योंकि कोविड वाला साल रहा ये भी, तो कोविड को लेकर सरकार थोड़े से रिलैक्सेशन दे। बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन टू बी ऑनेस्ट नहीं मिले हैं। एक रिलैक्सेशन जो बड़ा मिला है वो ये है कि अगर आपने इस साल जॉब के समय आपको वो डिजीज हुई, कोविड हुआ, और आपके एम्प्लॉयर ने आपका सारा बीमारी का खर्चा उठाया, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझिए कि इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान, थर्ड वेव के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान कभी भी कोई भी परेशानी होती, सेकेंड वेव का मेरे ख्याल से शायद टाइम नहीं था इसमें, ये एप्लीकेबल नेक्स्ट ईयर से होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं, 21-22 यानी जो इस समय चल रही है सेकेंड वेव या थर्ड वेव, इस दौरान किसी व्यक्ति को कोविड हुआ और उनके एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई आपकी सारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट की अमाउंट है वो मैं दूंगा, यानी आपका इलाज मैं कराऊंगा, तो क्या ये एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाला आपका पैसा आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा?
जी हाँ, ये बनेगा। ये होगा परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2). सेक्शन 17(2) के तहत ये परक्विजिट होगा। परक्विजिट क्या है? आपका कैशलेस फ्री इलाज। जो फ्री इलाज आपका एम्प्लॉयर ने कराया वो आपके लिए परक्विजिट है। 17(2) में ये ऐड होगा। लेकिन सरकार ने इस साल क्लैरिटी देते हुए इस पर कोई भी टैक्स लगाने से मना कर। यानी अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई भी अमाउंट, आपका कोई भी इलाज कराया है कोविड-19 का, और वो अमाउंट परक्विजिट माना जाता, सरकार इस पर टैक्स नहीं ले रही। तो ये एक कोविड को लेकर सरकार ने रिलीफ दी है। इसके बाद सेक्शन 80 डबल डी। देखिए, डिडक्शंस के चैप्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। 80 सी 80 डी वगैरह में चेंजेस नहीं हुए हैं। 80 डबल डी में एक चेंज हुआ है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी कहा। तो 80 डबल डी में क्या चेंज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 80 डबल डी में आपको डिडक्शन मिलता है 75,000 रुपए तक का अगर कोई बीमारी हो, और 1.25 लाख रुपए का अगर कोई गंभीर बीमारी हो। ये हमने अभी तक डिस्कशन किया था। अब ये जो 75,000 या 1.25 लाख रुपए है, इसका अमाउंट आपको यदि मिलता है, आपका कोई खर्चा होता है, तो दो तरीके से ये होता है। या तो आपका ये पैसा मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ हो, 1.25 लाख रुपए का या 75,000 का, या फिर किसी एलआईसी एलआईसी से, किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आपको एन्युटी मिली हो अगर इतने अमाउंट की, तो ये जो पैसा था 75,000 और 1.25 लाख रुपए, इतने तक का आपको डिडक्शन मिलता था। अब मेडिकल एक्सपेंडिचर को तो लेके कोई बदलाव नहीं है। एलआईसी की एन्युटी यदि आपको मिलती है, तो अभी तक क्या होता था, वो एन्युटी यदि किसी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के गार्जियन की डेथ पर मिलती थी, तो जाके इसका डिडक्शन यहाँ पे अलाउ होता था। अब उन्होंने कहा कि केवल गार्जियन की डेथ पर नहीं, यदि उनकी एज 60 साल की हो जाए तो भी एन्युटी मिलने पर आपको ये डिडक्शन अलाउ हो जाएगा 80 डबल डी। तो इसमें एक थोड़ी सी क्लैरिटी उन्होंने दी है। इसके अलावा किसी भी डिडक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस इस वाले बजट से देखने को नहीं मिले। तो ये इनकम टैक्स के एक ब्रॉडली चेंजेस थे जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद जीएसटी के चेंजेस देखते हैं। देखिए, जहां तक जीएसटी की बात है, जीएसटी में सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को टाइट बहुत किया है, और जीएसटी के रिफॉर्म्स काफी हो रहे हैं पिछले लगातार काफी समय से। जीएसटी की खासियत ये है कि अब ये टोटली आईटी बेस्ड हो गया है। जीएसटी इस समय पूरी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें जो हमारे आईटी कंपनी लगी हुई है, वो काफी अच्छी तरीके से क्रेडिट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने में बहुत हद तक अब सक्सेसफुल हो रही है। तो एक जो इसमें चेंज किया गया है, सबसे पहले इसका सेक्शन 16(4) होता है। वो सेक्शन 16(4) वो अमेंड किया है ताकि यदि आपने कोई भी इनवॉइस या डेबिट नोट आपके परचेज का था, उसका आपको अगर क्रेडिट लेना होता था, उसकी डेट 30th सितंबर होती थी आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। इसको बढ़ा के 13th नवंबर किया गया। तो ये एक चेंज जीएसटी में है कि आपका अगर कोई आईटीसी आपको लेना है और इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर के दौरान नहीं मिल रहा है आपको, वो फाइनेंशियल ईयर के बाद है, तो फाइनेंशियल ईयर के बाद 6 महीने तक का टाइम होता था, 30 सितंबर तक का आपको उसका आईटीसी मिलने के लिए। अब उसकी टाइम लिमिट को बढ़ा के 13 नवंबर किया गया है। इसके अलावा जो एक दूसरा चेंज किया गया है वो है रिगार्डिंग कि भाई आपने अपने आईटीआर फाइल नहीं किए, अगर सॉरी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं, तो सेक्शन 29 का सब सेक्शन 2 उसका क्लॉज बी और सी, इसको अमेंड किया गया है। और ये कहा गया है कि यदि अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, ये होता है कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर, यदि कंपोजिशन डीलर ने अगर अपने जीएसटी के रिटर्न्स
लगातार 3 महीने से ज्यादा तक फाइल नहीं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में है, उन्होंने लगातार 3 महीने ज्यादा अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और अ पर्सन अदर देन दोज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, इसका मतलब रेगुलर पर्सन, रेगुलर वालों ने अगर अपना रिटर्न टाइम से जमा नहीं किया, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता हो सकता है। पहले इसके लिए लिमिट थी 6 महीना, यानी 6 महीने तक अगर उन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता था। आज की डेट में सरकार ने ये 6 महीने का अमाउंट, 6 महीने का टाइम पीरियड, इसको हटा दिया। और इसको हटाने का पर्पस है कि वो अब इस अमाउंट, इस डेट को, इस टाइम पीरियड को अलग से स्पेसिफाई करेंगे। और इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी ज्यादा स्क्रूटनी हो सकती है कि आप अपना जो रिटर्न है वो टाइम से डिपॉजिट कीजिए, नहीं तो वहां पे समस्या आने वाली है। तो ये दो मेजर चेंजेस थे जो जीएसटी में हुए हमारे पास। इन दो चेंजेस के अलावा आईटीसी को लेके थोड़े से चेंजेस हैं, जहां पे आईटीसी आपको केवल तभी मिलता है जब 2B में आपका शो हो रहा हो। और एक सेक्शन 38 इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है। और उसमें कहा गया है कि जो सेक्शन 38 में आपकी आईटीसी डिस्ट्रिक्ट नहीं हुई है, आपको केवल उसी का ही क्रेडिट मिलेगा। तो ये हमारे थोड़े से बजट के चेंजेस थे। हमने एक ब्रीफली इनको डिस्कस किया, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि क्या चेंजेस हुए हैं। मेजर जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि आपका अपडेटेड रिटर्न का एक ऑप्शन आपको मिल गया है। इसके अलावा टैक्स रेट्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। सरचार्जेस को थोड़ा सा एक लिमिट किया गया है, लेकिन इसमें फिर भी हमारे पास काफी स्कोप है ताकि हम एक सीमलेस आईटीआर प्रोसेस की तरफ आगे बढ़े। ये हमारा यहाँ तक का डिस्कशन था। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी और फर्दर डिस्कशन हो, मोस्ट वेलकम। हम आपके लिए ये सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे। और कोई भी आपके डिस्कशंस होंगे, विल टेक दैट अप। और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला, एवरीवन। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, सी यू, थैंक यू।